जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? सबसे पहले कुछ आलमी खबरें आपके सामने रखेंगे। सिडनी की एक बीच है बोंडी और उसके ऊपर आज एक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है जिसमें 12 लोग मारे गए हैं और इसके बाद जख्मी जो है वो बहुत ज्यादा हैं और उसने पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। एक तो ये बड़ी बीच है, अगर आप सिडनी जाएं तो आपको एक पूरा कोस्टल एरिया मिलता है जहां पे मुख्तलिफ बीचेज हैं। तो मोंडी जो बीच है वो बड़ी कामयाब और बड़ी महंगी किस्म की बीच है और वहां पे इस मौसम में बहुत ज्यादा रश होता है। ये ध्यान में रखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका बाकी दुनिया के साथ जो मौसम का फर्क है वो 6 महीने का है। अब बाकी सारी दुनिया के अंदर इस वक्त सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी पड़ रही है, लिहाजा लोग ज्यादातर साहिलों पे गए हुए हैं, बीचेस पे गए हुए हैं। और वहां पे जो 25 दिसंबर होती है यानी क्रिसमस होती है या फिर जो न्यू ईयर नाइट होती है वो गर्मियों के अंदर होती है और उस वक्त यहाँ पे दिन चढ़ा होता है और वहां पे रात के 12 बज रहे होते हैं और लोग आम से कपड़े पहन के, बल्कि जो छोटी छोटी कमीजें पहन के फिर रहे होते हैं और कच्छों के अंदर फिर रहे होते हैं, यानी कि शॉर्ट्स पहने होते हैं उन्होंने। तो इतना ज्यादा फर्क है, तो इसलिए वहां पे बीचेस के ऊपर इस वक्त लोग मौजूद हैं। तो वहां पे कुछ यहूदियों का एक फंक्शन हो रहा था, त्यौहार हो रहा था, उसके ऊपर 2 लोग आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें ज़ाहिर 12 लोग वहां पे मारे गए जो अक्सरियत जिनकी यहूदियों पे मुश्तमिल है, यानी कि यहूदी हैं और वो वहां पे अपना फंक्शन कर रहे थे। और फिर 2 पुलिस एहलकार जो है वो भी जख्मी हो गए इसके अंदर और 29 के करीब लोग इस वक्त जख्मी है, जिसके अंदर यहूदियों की तादाद ज्यादा है। फिर पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई तो हमलावरों में से भी एक लोग मारा गया, जबकि दूसरे 2 लोग जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये ध्यान में रखें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फलस्तीनी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फलस्तीनियों ने और साथ साथ जो अरब मुल्क हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने वहां जाके पनाह ले ली थी। तो इस वक्त प्रॉपर उनकी कैबिनेट के अंदर, उनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर फलस्तीनी मौजूद है और वहां पे ठीक ठाक वोट बैंक फलस्तीनियों का है। तो मुझे लगता है कि फलस्तीनियों के ऊपर ये मामला पड़ जाएगा, क्योंकि जो गजा का बदला है वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लिया जा रहा है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये अल्टीमेटली इनमें से फलस्तीनी निकलेंगे या फलस्तीनियों के साथ इनका ताल्लुक और राब्ता निकलेगा। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो फलस्तीनियों के केसेस चल रहे हैं इस वक्त इमिग्रेशन के, उसके ऊपर बहुत बड़ा तातुल आएगा, उसके ऊपर ये बड़ी जद पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वाशिंगटन के अंदर एक अफगानी ने चंद दिन पहले 2 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया था, तो उसके बाद जितने अफगानी वहां पे मौजूद थे उन सब के केसेस जो इमिग्रेशन के रुक गए और 18,000 जो अफगानी जो बाइडन के दौर में अमेरिका पहुंचे उनमें से 2,000 अफगानियों के बारे में कहा जाता है कि उनके दहशतगर्दों के साथ राब्ते हैं, उन सबको गिरफ्तार करके या तो पैक करके वापस भेजा जाएगा या फिर उन्हें सजा दी जाएगी। तो बिल्कुल इसी किस्म का जो इंसिडेंट है अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, तो मुझे लगता है कि वहां पे जो फलस्तीनी है और साथ साथ अफगानी है उनके ऊपर यह नजला गिर के रहेगा। इसके साथ साथ सूडान के अंदर एक ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन अटैक यूएन का एक एयर बेस था, बल्कि पूरा बेस है वहां पे, और उसके ऊपर अटैक हुआ है ड्रोन के जरिए और उसके अंदर 6 बांग्लादेशी जो यूएन को सर्व कर रहे थे वो शहीद हो गए, मारे गए। और उसके बाद बाकी 6 जो है वो जख्मी है, जिनमें से 4 की हालत जो है तशवीशनाक बताई जाती है। और ये यूएन के बेस के ऊपर इस टाइप का पहला हमला है सूडान के अंदर, क्योंकि वहां पे जंग चल रही है और यूएन ने वहां पे ठीक ठाक किस्म के काम करने शुरू किए हुए हैं। वो वहां पे रेस्क्यू भी कर रहे हैं लोगों को और साथ साथ वहां पे खुराक का बंदोबस्त भी कर रहे हैं लोगों के लिए और अमन कायम करने के लिए जो पूरी दुनिया से दस्ते मंगवाए जाते हैं उसके अंदर बांग्लादेशी बहुत ज्यादा है। तो अब ये बांग्लादेशी ही जख्मी हुए हैं और बांग्लादेशी वहां पे मारे गए। इस ड्रोन हमले के बाद यूएन ने अपनी वहां पे जो मिशन है उसमें से तादाद कम करनी शुरू कर दी है और एक खासा क्राइसिस जो है सूडान के अंदर भी पैदा हो गया। इसके साथ साथ वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। इसकी बैकग्राउंड में आपको बताता जाऊं कि उससे पहले तालिबान रजीम ने एक परेड करवाई थी काबुल के अंदर और उसके अंदर उन्होंने अपने जहाज दिखाए थे, उसके अंदर उन्होंने अपने मिसाइल दिखाए थे, उसके अंदर उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां और अपने टैंक्स दिखाए थे और बड़ा बड़ा हैवी असला दिखाया था। और उसकी बुनियाद पे उस वक्त तालिबान की तरफ से ये शोर किया गया था, बल्कि ये ऐलान किया गया था कि हम दिफाई तौर पर बड़े तगड़े हैं। और ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर देगा, तो पाकिस्तान अगर हमला करेगा या कोई दूसरा मुल्क हमला करेगा तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास हथियार भी हैं और हमारे पास जवान लोग भी हैं। तो हम हर जो दुश्मन होगा उसके दांत से खट्टे कर देंगे वगैरह वगैरह। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ी तशवीश का इजहार किया था कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाज कैसे आ गए, वहां पे जो बख्तरबंद गाड़ियां कैसे आ गई, वहां पे टैंक्स कैसे आ गए और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स कैसे आ गए, क्योंकि जाहिर है वहां पे तो ये चीजें मौजूद ही नहीं है। तो उसके बाद फिर वाशिंगटन के अंदर भी खासा जलजला आया कि ये क्या इशू है कि वहां पे इतना हैवी असला जो है वो अफगानों के पास मौजूद है। तो अब वाशिंगटन पोस्ट ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के मुताबिक बगराम एयर बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि जो अफगान तालिबान है वो वहां पे जाली किस्म के जहाज बना रहे हैं और जाली किस्म की बख्तरबंद गाड़ियां बना रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर इंकशाफ किया गया है कि जो असला छोड़ के गए थे अमेरिकन वहां पे, उसमें से बहुत सारी चीजें नकारा थी, जैसे बख्तरबंद गाड़ियां नकारा थी, जैसे टैंक्स नकारा हैं। कुछ टैंक्स ऐसे हैं जो रशियन हैं और जो रशिया की वार के बाद वहां पे रह गए थे, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी हो चुकी है। जहाज जो है वो भी और हेलीकॉप्टर्स भी वो हैं जो बहुत पुराने हैं और डैमेज्ड हैं और उनको उड़ाया नहीं जा सकता, इसलिए जो अमेरिकन हैं उसको वहां पर छोड़ के आ गए थे। तो ये पता ही चला कि तालिबान ने बाकायदा उनको रिपेयर करके उसके ऊपर रंग करके ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि हमारे पास लेटेस्ट किस्म के हेलीकॉप्टर हैं, लेटेस्ट किस्म के हमारे पास जहाज हैं और लेटेस्ट किस्म की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। लेकिन ये बेसिकली पुरानी है और ये काम करने के काबिल नहीं है, नकारा है और इनको नकारा समझ के ही अमेरिकन वहां पर छोड़ के चले गए थे। लेकिन अब तालिबान ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि जनाब आप फिक्र न करें, हम बड़े तगड़े हैं, हम बड़े मजबूत हैं। तो वाशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट के जरिए ये कली खोल दी, उन्होंने कहा कि सब बकवास है और ऐसी कोई उनके पास चीज मौजूद ही नहीं जिससे वो किसी और मुल्क के साथ लड़ सकें।
सकें। अलबत्ता वाशिंगटन पोस्ट ये तस्लीम किया है कि $7.1 बिलियन का जो असला वहां पे अमेरिकन छोड़ के गए थे वो इस वक्त अफगानों के पास है, लेकिन वो बड़ा असला नहीं है, वो बेसिकली वेपन्स हैं और वो इतने बड़े वेपन्स नहीं है कि जिससे कोई बड़ी जंग लड़ सके। लेकिन बहरहाल ये भी इनके पास नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे ये दुनिया के अंदर खासा नया मसला पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का मौकफ था कि ये जो असला है हर सूरत है इनसे वापस लेना चाहिए, वो साबित हो गया। पाकिस्तान दोबारा जोर देगा अमेरिकन के ऊपर कि आप जो मर्जी करें इससे ये असला वापस ले, क्योंकि ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो वाशिंगटन पोस्ट की जो रिपोर्ट है उसने खासा हैरान किया पूरी दुनिया को कि तालिबान किस तरह एक जैलसाजी कर रहे हैं और किस तरह वो पूरी दुनिया की आंखों के अंदर धूल झोंक रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी हम बड़े तगड़े हैं, जबकि तगड़े वो है नहीं। इसके साथ ही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरपोर्ट वापस लेना चाहते हैं तालिबान से और अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो हवाई अड्डा है ये वापस अमेरिकन के पास चला जाएगा। गो तालिबान ये इंकार कर रहे हैं कि ये हमारी सरजमीन है, किसी और के हवाले हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बहरहाल उनको देनी पड़ जाएगी। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कल इंकशाफ किया है कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुझे गिरफ्तार करवाया था और ये जनरल बाजवा साहब के कहने पे करवाया था, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस अफसर हो और वो किसी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार कर ले और उसके अंदर आर्मी चीफ की कोई कंसेंट शामिल ना हो। और अगर फर्ज करें कि जनरल बाजवा साहब ने ये नहीं कहा था तो फिर जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तो फिर उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब का ट्रायल होना चाहिए, तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर जनरल बाजवा साहब की ख्वाहिश पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी, फिर एक मीटिंग थी उसके अंदर मैं जब गया तो जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद को कहा कि देखो जब ये जेल के अंदर थे तो कितने स्मार्ट हो गए थे राना साहब, अब ये दोबारा मोटे हो रहे हैं तो आप इनको दोबारा जेल के अंदर भेजो ताकि ये स्मार्ट होकर बाहर आए। तो साथ उन्होंने कहा जी मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा जो है वो जिम्मेदार है और जनरल फैज़ हमीद जो है वो भी जिम्मेदार है, इन दोनों ने मुझे गिरफ्तार करवाया था। अब यहाँ पे ये जो वाकया था वो मैं आपको बताता जाऊं कि ये पार्लिमानी जो कमेटी एक डिफेंस की दिफा की वो उसके अंदर तकरीबन 40-50 लोग होते हैं और ये पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी है, बड़ी कमेटी है। तो जब तालिबान के बारे में ये फैसला करना था कि क्या उन्हें पाकिस्तान लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तो एक इन कैमरा एक इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर जिसके अंदर सेनेटर्स भी थे, जिसके अंदर एमएनएस भी थे और अपोजिट लीडर उस वक्त ज़ाहिर मियां शवाशी साहब थे, वो भी वहां पे मौजूद थे। और उस वक्त ताज़ा ताज़ा राना सनाउल्लाह साहब जो थे रिहा हुए थे, अब ये भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। तो वहां पे एक ब्रीफिंग दी गई थी जनरल बाजवा साहब की तरफ से और जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से, और ये कायल करने की कोशिश की गई थी पूरी पार्लियामेंट को कि तालिबान को वापस लाना चाहिए पाकिस्तान, ताकि वो हमारी नजरों के सामने होंगे। बहरहाल किसी वक्त मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा कि ये किस तरह मीटिंग हुई थी, उसमें किसने क्या कहा था और क्या वाकई तालिबान पाकिस्तान आए थे या नहीं आए थे। ये वही मीटिंग है जिसका जो बहुत सारे लोग हवाला देते जाते हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल है। लेकिन बहरहाल उसके बाद जब खाने का वक्त हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ज़ाहिर उन्होंने अपनी प्लेट पकड़ी और उसके बाद सीधे वो जनरल बाजवा साहब के पास चले गए और वहां उन्होंने जनरल बाजवा साहब से पूछना शुरू कर दिया कि मुझे ये बताएं कि आपने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया था। और उस पर जनरल बाजवा साहब ज़ाहिर हंस के उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब से कहा कि देखें उस वक्त ये कितने स्मार्ट हो गए, तब दोबारा मोटे हो गए, तो मेरा ख्याल है कि इनको एक दोबारा चक्कर लगवाएं ताकि इनका वजन कम हो। अभी ये बात चली रही थी तो मियां शवाशी साहब ने दूर से देख लिया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं जिससे तलखी हो सकती है। तो मियां शवाशी साहब फौरन आए और उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को बाजू से पकड़ा, उनको घसीटते हुए दूर ले गए और उनसे कहा कि राना साहब चुप करें, अभी बड़ी मुश्किल से हमारे हालात ठीक हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मसाइल पैदा हो जाए। ये उसकी बैकग्राउंड है और उस पर राना सनाउल्लाह साहब खासे एम्बेरस हुए कि जिस तरह मियां शवाशी साहब ने उनको वहां से पकड़ा, खींचा और उन्हें चुप कराया कि बिल्कुल इस टाइप की कोई बात नहीं करनी, हमने बड़ी मुश्किल से अपने मामला जो है वो दुरुस्त किए हैं। तो ये उसकी बैकग्राउंड है और ये जो जनरल बाजवा साहब ने कहा था ये उन्होंने हंसते हुए कहा था, एक मजाक के तौर पे कहा था, इसमें सीरियस नहीं था कि दोबारा पकड़े इनको और गिरफ्तार कर लें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो थे वो बड़ी मुश्किल से रिहा हुए थे और उसकी एक वजह भी है, उसकी बैकग्राउंड भी है, मैं किसी वक्त डिटेल के साथ आपको ये भी बताऊंगा। और रिहाई के बाद जनरल फैज़ हमीद साहब से राना सनाउल्लाह साहब की लाहौर के अंदर एक सेफ हाउस के अंदर मुलाकात भी हुई थी। वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी और इसे एक अरेंज किया था, एक एसएसपी होते थे पुलिस की तरफ से और उसने ये अरेंज किया था, उसने राना सनाउल्लाह साहब को कायल किया था कि आप लाजमी बने। और फिर उसके बाद जो मुलाकात हुई थी उसके अंदर क्या क्या हुआ था वो बड़ी एक दिलचस्प दास्तान है, मैं किसी वक्त आपको वो भी सुनाऊंगा। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है जो बार बार कहा जा रहा है कि क्या जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी कोई तहकीकात हो रही है। आज मैं इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बड़ी हद तक बात दुरुस्त है उनकी। अलबत्ता जनरल बाजवा साहब से कुछ चीजें पूछी गई थी माजी के अंदर और वो पूछी इसलिए गई थी कि बार बार उनका नाम दिया जा रहा था, बार बार उनका हवाला आ रहा था, तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी